नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम चंदेल वंश के बारे में जानेंगे और चंदेल वंश से संबंधित उनके शासकों के बारे में और उन शासकों के समय के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं चंदेल वंश। ठीक है, बस चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या है चंदेल वंश के बारे में जानेंगे कि इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पे कि पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम इनके बारे में जानना है तो इनका जो उदय है, चंदेलों का जो उदय है वो बुंदेलखंड में हुआ था। बुंदेलखंड में चंदेलों का उदय हुआ था और इनकी राजधानी क्या थी? खुजराहो। इनकी राजधानी खुजराहो थी और ये किसके? प्रतिहारों के समांत थे, क्योंकि पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल पूर्व उत्तर भारत में तीन शक्तियों का बहुत जबरदस्त संघर्ष था। प्रतिहार, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों का बहुत जबरदस्त संघर्ष रहा था साम्राज्य विस्तार और अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए। जब प्रतिहारों का साम्राज्य विलुप्त की कगार पर आया, तब उत्तर भारत में ये राजवंश उदित हुए थे, छोटे छोटे। और जो भी राजवंश उदित हुए थे, मैंने हर वीडियो में आपको यही मेरा कहना है कि जो उदित हुए थे ना राजवंश, वो पहले किसी ना किसी राजा के समांत थे, अधिकारी थे, और वो इसी का फायदा उठाकर, किसका? जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो किसी ना किसी एक राजा की शक्ति कमजोर होती है। जब कमजोर होती है तो उसी का लाभ उठाकर उसके अधिकारी, उसके समान एक नए वंश का उदय कर लेते हैं। तो उसी प्रकार चंदेल वंश के जो राजा थे वो सबसे पहले प्रतिहारों के समांत थे। प्रतिहारों का जब विलुप्ति की कगार पर गया साम्राज्य, तो इन्होंने अपना राजवंश शुरू कर दिया। तो उसी के बारे में ये जानकारियां हैं कि इनका जो उदय हुआ था वो बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। यानी प्रतिहारों का जो बुंदेलखंड क्षेत्र था उस पर जो राजा शासन कर रहे थे, यानी राजा के अंतर्गत जो उनके समांत थे वो चंदेल थे। ठीक है ना। अब क्या है, प्रतिहारों का तो साम्राज्य विलुप्त हुआ, तो उधर कौन आ गए? चंदेल। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन हुए थे? चंदेल। इनकी राजधानी खुजराहो थी और ये प्रतिहारों के समांत थे। ये चंद्रवंशी थे। क्या? चंद्रवंशी होने का ये दावा करते हैं। इनका प्रथम जो शासक था, भाई हम वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। इनसे ज्यादा और इनके अंतर्गत पेपरों में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनका प्रथम शासक जो था वो कौन था? नुनुक। इनका प्रथम शासक नुनुक था और इनका पौत्र यानी नुनुक, इनके दादा थे किसके? जयसिंह के। जयसिंह के दादा थे। नुनुक का पोता कौन था? जयसिंह, जिसको जेजा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के नाम पर ये जेजाक भक्ति कहलाया। कौन सा? ये जो क्षेत्र है तो जेजाक भक्ति कहलाई, या फिर आप ये समझ लिए चंदेल वंश या जेजाक भक्ति के चंदेल। भक्ति क्या है? प्रांत। उस समय भक्ति जो होती थी वो प्रांत था, राजा के अधीन एक प्रांत, मंडल, गांव, जिले। ठीक है ना। इस प्रकार से तो जेजाक भक्ति क्या थी? एक प्रांत था। एक प्रांत है बुंदेलखंड में था ये प्रांत। तो यहाँ पे कौन थे? जयसिंह, उसे जेजा के नाम से जानते थे। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का जो नाम था वो जेजाक भक्ति कहलाया। हर्षदेव क्या है? हर्षदेव और यशोवर्मन,
कौन थे? ये चंदेलों के वो राजा थे हर्षदेव, अब ये जो जयसिंह थे और निनुक थे, ये हो गए प्रतिहारों के अधीनस्थ शासक। यानी प्रतिहारों का विलुप्त होने के बाद में भाई उदय तो इन्होंने ही किया था चंदेल वंश का, लेकिन प्रतिहार वंश उस समय पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई राजा तो बने थे चंदेलों के, यही प्रथम राजा तो यही थे चंदेल वंश से जो भाई वंशावली है, लेकिन स्वतंत्र राजा, पूर्ण रूप से स्वतंत्र राजा वो कौन थे? वो हर्षदेव और यशोवर्मन थे। इन्होंने, ये दो ऐसे शक्तिशाली राजा थे जिन पर प्रतिहारों का प्रभाव कम हो गया। प्रतिहारों का प्रभाव कम हो गया तो ये स्वतंत्र रूप से राजा हो गए। ठीक, इनके बाद में जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन वो 925 ईस्वी में राजा बनते हैं और 950 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। ये वो राजा थे जो संपूर्ण से स्वतंत्र रूप से राजा बने थे और इन्होंने ही प्रतिहारों से कलिंजर क्षेत्र को छीन लिया था यशोवर्मन जी ने। इसने और क्या कहे भाई, इनके समय में चंदेल वंश का खूब विस्तार भी हुआ था। कैसे? इन्होंने मालवा का क्षेत्र, चेदिका, महाकौशल, कलचुरी और परमार, ठीक है, ये राज्य भी थे और शासक भी थे। ठीक, और इनके बाद में उड़ीसा के सोमवंशी राजाओं को हराया। जब इन राजाओं को हराया तो इनका क्षेत्र कहां से? मालवा, चेदी, कौशल, कलचुरी, परमार आदि उड़ीसा तक भी इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इनका संघर्ष, चंदेल शासकों का संघर्ष मिथिला, गौड़ और कश्मीर के साथ भी इनका संघर्ष होता है। मिथिला जो कि आधुनिक नेपाल, गौड़ जो कि बंगाल और कश्मीर यानी उत्तर। तो इनका कहां? यानी बंगाल से लेकर मिथिला, नेपाल और गौड़ तक भी इन्होंने युद्ध संघर्ष किया था। इनके समय में, यशोवर्मन के समय में चंदेल वंश काफी विस्तार हुआ था, चंदेल वंश का। इनके उसमें खजुराहो के इन्होंने क्या करे थे? इन्होंने खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, याद रखना ये मंदिर जो है वह पेपरों में बहुत पूछा जाता है। तो खजुराहो का विष्णु मंदिर जिसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक तो इस मंदिर का और जलाशय का इन्होंने निर्माण करवाया था। ये यशोवर्मन जी के द्वारा उनके शासन के समय में घटित घटनाएं हैं जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं। इनके शासन से संबंधित यही घटनाएं पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती हैं और इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन भी आते हैं। इनका जो पुत्र था वो धंग था और धंग शक्तिशाली राजा था। ये 950 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1008 ईस्वी तक शासन करते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण रूप से, देखो ये हैं धंग जो थे वो चंदेलों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र राजा थे। इनसे पहले यानी राजा तो थे चंदेलों के, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए थे प्रतिहारों से। लेकिन यशोवर्मन और हर्ष, इनके समय में चंदेल वंश स्वतंत्र तो हुआ था और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी काफी किया था। लेकिन इतिहास में माना जाता है कि धंग जब राजा बने थे चंदेलों के तो इन्होंने पूर्ण रूप से प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र किया था। यानी प्रतिहारों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र का जो श्रेय दिया जाता है वो सबसे ज्यादा धंग को ही दिया जाता है कि धंग ने ही सबसे पहले पूर्ण रूप से जो स्वतंत्रता हासिल की थी वो धंग ने। लेकिन जो ये तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो गई और एक हो गई स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता थी वो हर्षदेव और यशोवर्मन के समय में हो गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया। पहले कहां थी इनकी राजधानी? खजुराहो, चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। लेकिन ये जो शासक थे एक धंग, इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर बनाया? खजुराहो के अलावा
कलिंजर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और इनकी महत्वपूर्ण जो विजय थी वो कहां थी? ग्वालियर। इनकी महत्वपूर्ण विजय ग्वालियर थी। इसने क्या करा था? अब दंग इतने शक्तिशाली शासक थे चंदेलों के कि इन्होंने बरार, लंका, कांची, कौशल और चालुक्य और पालों से, अब देखो दंग के समय में इनका साम्राज्य बरार, लंका, कांची, कौशल, ये कौशल और ये जो चालुक्य, ये तो चलो मध्य भारत के आसपास और उत्तर भारत के आसपास हो गए, लेकिन लंका, कांची और बरार ये तो भारत से, लंका तो भारत से और भी आगे हो गई, ठीक है, वहां तक भी इन्होंने अपने राज्य का और अपनी शक्ति का प्रचार और प्रसार दोनों ही हो गए। अपनी ताकत का प्रभाव इन्होंने लंका तक पहुंचा दिया था। और इन्होंने क्या करा था? अपने शासन के समय में धंग ने पालों से राड, कहां पे? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पालों से राड यानी पश्चिम बंगाल, और अंग, उड़ीसा, अंग राज्य अलग था, अंग को भी इन्होंने हस्तगत किया था। हस्तगत का मतलब है अपने अधीन ले लिया था। धंग यहां पर भी नहीं रुकते और इसके बाद में क्या करते हैं? धंग जो थे इतने शक्तिशाली राजा थे कि इन्होंने भटिंडा, उस समय तुर्कों का आक्रमण ज्यादा होने लगे थे, तुर्क आक्रमणकारी भारत में प्रवेश कर चुके थे, तो भटिंडा के राजा थे जयपाल। जयपाल को सुबुतगीन के जो तुर्क आक्रमणकारी थे, सुबुतगीन के विरुद्ध, तुर्कों के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी थी। किसने? धंग ने भेजी थी। भटिंडा के राजा थे जयपाल, उनको सहायता भेजी थी सैनिक, किसके खिलाफ? तुर्कों के खिलाफ। और तुर्कों के शासक कौन थे उस समय? जो सैनिक बन के, जो सेना के सेनापति सुबुतगीन तुर्क आक्रमणकारी थे, इनके विरुद्ध में भेजी थी। धंग जो थे वो महान निर्माता भी थे, स्थापत्यकला के भी, और विद्वानों का संरक्षण देने वाले और आदर करने वाले शासक थे। तो इन्होंने खुजराहों में, धंग ने ही खुजराहों में जिन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर बनवाए थे। इन मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में मेरे प्यारे साथियों बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपने ये याद करने हैं। कौन कौन से मंदिर धंग ने बनवाए थे? धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इनके बाद में जो राजा बनता है वो बनते हैं इनका पुत्र, जिसका नाम था गंडदेव। गंडदेव जो कि 1002 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1019 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इन्होंने राजा बनने के बाद 1008 ईस्वी में गजनबी का सामना करने के लिए यानी इसके पिता ने, जो भटिंडा के राजा जयपाल को सुबुतगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी थी, लेकिन ये जो गंड है, इन्होंने गजनबी का सामना करने के लिए जयपाल कौन थे? यही जयपाल, भटिंडा के राजा जयपाल का पुत्र थे अब आनंदपाल। भाई पिता ने भी तुर्कों के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी थी और जयपाल के पुत्र थे आनंदपाल के द्वारा बनाया गया था एक संघ बनाया गया था भारतीय राजाओं का, इन्होंने उसमें भाग लिया था। यानी तुर्कों से सामना करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए आनंदपाल ने एक संघ बनाया था भारतीय राजाओं का, तो इन्होंने उसमें भाग लिया था गंडदेव ने। इसने भी तुर्कों के विरुद्ध, भाई पिता ने भी तुर्कों के विरुद्ध और इसने भी यानी गंडदेव ने भी तुर्कों के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी थी। दोनों ही इंपॉर्टेंट, आप याद कर लेना। इनके बाद में जो चंदेल शासक बनते हैं वो बनते हैं विद्याधर। ये भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली शासक थे विद्याधर, जो कि 1019 में राजा बनते हैं और 1029 तक ये शासन करते हैं। 1029 का मायना यह है कि इन्हीं के समय में ज्यादातर जो गजनबी था
वो सबसे ज्यादा आक्रमण उसने लगभग 1000 से 1030 के आसपास तक आक्रमण किए थे। तो विद्याधर उस समय राजा थे, 1019 में राजा बने थे और 1029 तक ये शासन करते हैं। ये सबसे शक्तिशाली राजा थे। क्यों थे? क्योंकि मुसलमान जो लेखक हैं, ये शक्तिशाली राजा हैं। मुसलमान लेखक भी इनके बारे में उल्लेख करते हैं। इनका नाम वो लेते हैं नंद और विदा, इन्हें कहते हैं। मुसलमान लेखक भी इन्हें नंद और विदा नाम से संबोधित करते हैं। किसको? विद्याधर को। इसने क्या करा था? 1019 ईस्वी में प्रतिहार शासक जयपाल, भाई जयपाल अब देखो कहां कहां मिल गया। जयपाल ढंग के समय में भी था, उनके बाद में जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, और उसके बाद में 1019 में प्रतिहार शासक जयपाल। तो यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये जो जयपाल हैं वो भटिंडा के थे ढंग के समय में, लेकिन ये प्रतिहार शासक हैं, गुज्जर प्रतिहार। ये प्रतिहार शासक थे जयपाल। इसका वध किया था इन्होंने। किसने? विद्याधर ने। भैया क्यों किया था? क्योंकि ये तुर्कों की सेना को देखकर भाग खड़े हुए थे मैदान से। इसी के क्रोध में आकर इन्होंने इसका वध किया था। इन्होंने परमार भोज, विद्याधर ने परमार भोज और कलचुरी थे गंगदेव को हराया था। यानी किसने? विद्याधर भी शक्तिशाली थे, तो इन्होंने परमार भोज परमार थे, राजा भोज परमार, और कलचुरी शासक थे गंगदेव को इन्होंने हराया था। अन्य शासक जो चंदेलों के हैं, अन्य शासक चंदेलों के कौन कौन से हैं? विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन, सलक्षण वर्मन और जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन और मदन वर्मन। ये अन्य शासक हैं चंदेल राजवंश से संबंधित। इनके बारे में हमें इतिहास में बहुत कम जानकारियां हैं। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी कम आते हैं, लेकिन मिलान के लिए राजाओं के नाम बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अंतिम जो शासक थे वो परमादि देव थे, जिनको परमल के नाम से जाना जाता है। ये चंदेल वंश के अंतिम शासक थे। इनके समय में, ये समय क्या है? 1162 ईस्वी में ये राजा बनते हैं और 1202 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके समय में घटित होता है कि 1182 ईस्वी में राजा बनने के 20 साल बाद, क्योंकि 20 साल बाद 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय चंदेलों के ऊपर आक्रमण करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने इन्हें हराया था, चंदेलों के ऊपर आक्रमण करते हैं। और चंदेल राजा उस समय कौन थे? परमल, यानी परम आदि देव, इनको हराया था और इनसे महोवा पर अधिकार कर लिया था, यानी महोवा क्षेत्र इनसे छीन लिया था। उस पर पृथ्वीराज का अधिकार हो गया था, यानी कि महोवा क्षेत्र चौहानों के अब अंतर्गत आ गया था, अधीन आ चुका था। इनके शासन के समय की घटित घटनाएं। प्रबोध चंद्रोदय के जो रचयिता थे कृष्ण मिश्र थे, जो कि चंदेल राज दरबार में थे, और ये किसके थे? कीर्तिवर्मन के राज दरबार में थे। यहां से ये इनके दरबारी कवि थे। इनके समय से हमें, इनके साहित्यों से हमें चंदेल राजवंश की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, ये वो तथ्य हैं जो कि चंदेल शासकों के और उनके शासन के समय में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इनके घटनाओं की जानकारियां हमें और कहां से मिलती है? एक तो मिलती है पुरातात्विक स्रोतों से, और एक मिलती है कहां से? साहित्यिक स्रोतों से। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमें खजुराहो के छतरपुर मध्य प्रदेश के विक्रम संवत, खजुराहो से छतरपुर मध्य प्रदेश के विक्रम संवत, जिसपे
1011 विक्रम संवत 1011 उस पे लिखा हुआ है, यानी कि 954 ईस्वी का। और विक्रम संवत 1059 यानी 1059 विक्रम संवत है, अर्थात इसका है 1002 ईस्वी का लेख हमें चंदेल वंश से संबंधित जानकारियां देता है। ठीक, उसके बाद में नैनोरा, न्योरा ये क्या है? ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त लेख है, जो कि जिस पर लिखा हुआ है विक्रम संवत 1055 यानी कि 998 ईस्वी का लेख है, जो कि हमें चंदेल वंश के वंशावली और शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। इनके बाद में महू प्रस्तर लेख है, महू प्रस्तर लेख है, जिस पर विक्रम संवत 1240 यानी 1183 ईस्वी का ये लेख है। ये महू प्रस्तर जो है वो मस्जिद की दीवारों के ऊपर उत्कीर्ण लेख है। ठीक है, यहां से हमें चंदेल शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत भी हमें चंदेल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कौन सी है कि कृष्ण मिश्र जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय यानी प्रबोध चंद्रोदय और राजशेखर के द्वारा लिखे गया है प्रबंध कोश, राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश लिखा गया है। और चंद्रवरदाई कौन थे? पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो से। और जगनीक है आलाखंड, जगनीक के द्वारा लिखा गया था आलाखंड। और इब्न अल अतहर और निजामुद्दीन और हसन निजामी के विवरणों से भी हमें, इनके साहित्यिक विवरणों से हमें चंदेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनसे बाहर चंदेल वंश से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो भी चंदेल वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में आते हैं वो हम आपको आने वाली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं चंदेल वंश से संबंधित शासक और उनके समय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो में आपको किसी तरह की समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।